हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चत्व संधि। व्यंजन संधि की सीरीज़ में जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें ये वाला वीडियो शायद से चौथे नंबर की संधि है। इसके पहले हमने पढ़ा इष्टुत्व, इष्टुना, जसत्व। हाँ, 4th नंबर का है चत्व संधि। तो ये भी वैसे ही है। थोड़े से ये जो 2-3 संधि हैं ये प्रत्याहार के लिए वेरी स्पेसिफिक हैं, प्रत्याहार के बेस पे चल रही हैं कि प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो आगे पीछे किस तरीके से आ रहे हैं और उस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। इसमें भी सेम मिलता जुलता वैसे ही है जैसे हमने पहले संधियों में पढ़ा। चतु संधि का जो सूत्र है खरीचा। खरीचा का मतलब हो गया खर प्रत्याहार के पहले यदि झल प्रत्याहार के वर्ण हों तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने वहाँ पे देख रहे थे एक तीसरा वर्ण आ रहा था 2 संधियों में, और उससे पहले वाली में पूरा का पूरा वर्ग कंटिन्यूएशन में प्रोपोर्शनली वाइज चेंज हो रहा था। यहाँ पर सीधा सीधा बोला इन्होंने खर प्रत्याहार के पहले झल प्रत्याहार के वर्ण। तो पहले तो खर प्रत्याहार देख लेते थे। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? पहला दूसरा वर्ण और शा शा शा। मतलब खर प्रत्याहार में सिर्फ पहला और दूसरा वर्ण आएगा वर्ग का, और सा तीनों प्रकार के शा आएंगे। झल प्रत्याहार के में क्या आएगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण में क्या? सा हा। और चर प्रत्याहार में क्या है? उसी वर्ग का प्रथम अक्षर और सा। ये तीनों प्रत्याहार हैं और उसी के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि खर प्रत्याहार के पहले झल प्रत्याहार का वर्ण, मतलब खर प्रत्याहार का जो वर्ण है वो कहाँ आएगा? पूर्व पद, जो पूर्व पद है उसके बाद में, और उत्तर पद का पहला जो लेटर होगा, उत्तर पद का क्या बोल रहे हैं? खर प्रत्याहार के पहले, तो उत्तर पद का जो पहला लेटर होगा वो होगा खर प्रत्याहार का, और जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर होगा वो होगा झल प्रत्याहार का। और जो परिवर्तन बनेगा वो उसी वर्ग का प्रथम लेटर चर का, मतलब चा से मतलब है चर का, और शा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, जहाँ पर सा के बाद चा वर्ग और सा के बाद टा वर्ग और सा के बाद ता वर्ग और हा के का इस तरीके से लिखा हुआ है कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ आएगा तो परिवर्तन किस तरीके से होगा, आदेश किस तरीके से होगा। तो ये अपने एग्जाम्पल में समझ लेंगे अभी उसको कैसे है। देखिए, इसमें इतने एग्जाम्पल्स मैंने निकाली हैं, उसमें से जिस पर टिक लगा है वो थोड़े से नियम से अलग चल रहे हैं, बाकी सभी में सेम नियम लगने वाला है। क्या नियम लगने वाला है? जैसे कि ये एक उदाहरण है उदपन्न। उत्पन्न का हमने जब संधि विषय की उदपन्न। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे ये बना। ये एक वर्ण है उत्पन्न, इसको हमने संधि विच्छेद किया तो बना उद प्लस पन्न। कंडीशन क्या है सूत्र की? पहला पूर्व पद का अंतिम वर्ण है जो है वो झल प्रत्याहार का होना चाहिए। झल प्रत्याहार में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ रहे हैं, तो ये दा जो है ता था दा, तीसरा लेटर आ गया, तीसरा अक्षर हो गया कि नहीं हो गया? ये दूसरी कंडीशन है खर प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर खर प्रत्याहार पहला दूसरा और सा, तो पहला में आ गया ये पहला लेटर, तो ये तीसरा लेटर और ये हो गया हमारा पहला लेटर, है ना, वर्ग का। इसका परिवर्तन किस में होना है? तीसरे वाले का जो परिवर्तन होना है वो फर्स्ट में होना है, मतलब तीसरा भी फर्स्ट बन जाएगा। मान के चलो ये यहाँ पे दा, मान के क्या चलो एग्जाम्पल में ही है, दा यहाँ पे लिखा है, पा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला लेटर है ये दा। तो अब जो यहाँ पे परिवर्तन होगा वो कौन से वर्ग के हिसाब से होगा? इस वाले शब्द के हिसाब से होगा कि ये कौन से वर्ग का लेटर है? तीसरा ता वर्ग का लेटर है ना, ता था और दा, तीसरा नंबर का। अब इसी का पहला वर्ग क्या है? ता, तो यहाँ पर ता हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा ये? उत पर, है ना, ये दा की जगह पर ये ता हो गया, है ना, तीसरे की जगह पर पहला। ये इसका सिद्धांत है। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तत्सेवा को छोड़ दीजिए, अभी आप समझाते हैं इसको कैसे। लब और श्यते में क्या है? भा है, ये कौन से वर्ग का भा आएगा? पा फा भा, तीसरा लेटर हो गया, कंडीशन कंप्लीट हो गई, झल प्रत्याहार का आ गया वर्ण। दूसरा आधा सा आ गया, आधा सा आएगा क्योंकि ऊष्म वर्ण है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये सा भी चलेगा इसके साथ में। परिवर्तन हो गया, भा की जगह पे क्या आ गया? पा, क्योंकि उसी वर्ग का पहला लेटर हमें चेंज करना है, तो भा को पा आदेश हो गया। तो लव का लव प्लस्यते का लपस्यते। युद्ध प्लस सु में भी यही है, धा धनुष को क्या हो गया? आधा ता हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उन सब में जहाँ संधि हो रही वहाँ आधा ता आ रहा है और पा। ज़्यादातर जो इसमें संधि विच्छेद हुआ है वो ता के साथ मैक्सिमम 90% जितने उदाहरण उस सब में आधा ता। यहाँ भी आधा ता है, यहाँ भी आधा ता, यहाँ भी आधा ता, यहाँ भी आधा ता,
यहाँ भी आधा ता, यहाँ भी, बस एक ये उदाहरण है सड वाला जो डा की जगह पर टा हुआ है, बाकी सभी में आधा पा आधा ता के उदाहरण हैं। तो एक तो यही हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैक्सिमम जगह पर जहाँ आधा ता आ रहा है वहाँ पर चतुर संधि का प्रयोग हो सकता है, जहाँ पे संधि हो रही है। ये इससे हम जान सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी जगह पर तो वर्ग के तीसरे अक्षर आ रहे थे, इसके पहले वाले और जो उदाहरण हमने समझे थे, तो इससे इसको समझ सकते हैं। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि जो सूत्र इतने सारे बने कैसे। अब जैसे एक खर प्रत्याहार का वर्ण है और इसमें जो स्थिति बन रही है ये वाले उदाहरण में देखिए, तत् शिवाह, तत् शिवाह में तत् और शिवा ये कंडीशन पूरी हो रही है। तत् ता वर्ग आ रहा है झल प्रत्याहार का और सा वर्ग आ रहा है खर प्रत्याहार का, तो नियम के हिसाब से यहाँ पर चा हो जाना चाहिए। तो ये जो छा छतरी का है ये कहाँ से आया सा की जगह पर, ये जानने वाली बात है। तो अभी हम आपको समझाते हैं कैसे आया वो। बस एक दो श्लोक ये दो उदाहरण ये हैं उत्थानम के और उत्स्तंभन के में जो आधा सा है ये वाला तो पूरा ठीक है, उत्स्तंभन हो गया। उत्थानम में जो ये सा है ये कहाँ चला गया, इसका भी एक सूत्र है। तो इसका सूत्र तो नहीं समझाएंगे हम आपको क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं, इसका सूत्र जरूर हम समझाएंगे आपको। उत स्था को यहाँ से लोप कर देना, बस एक इसको याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे आधा सा का प्रयोग नहीं होगा, उत्थानम बनेगा। क्लियर। ये सु के रूप में रहता है, सु से फिर व्यंजन संधि जो स्वर संधि था ऊ का लोप होके विसर्ग आता है, फिर उसका जो रूप चलते हैं विसर्ग संधि का, कुछ स्वर संधि के रूप लग के ये आधा सा गायब हो जाता है, लोप हो जाता है उसका। ठीक है, तो उत्थानम बनता है। लेकिन ये तत्शिवा कैसे होता है वो हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि उसका सूत्र बहुत छोटे से, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों ऐसे करना है। बाकी ये वाली संधि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उसमें कुछ भी नहीं करना है। एक तो यही ट्रिक है कि जो उदाहरण उनमें आधा ता आ रहा है बीच में, ठीक है, एक बस इसमें पा आ रहा है, बाकी सभी में और टा में बाकी ज़्यादातर जगह पे आधा ता आ रहा है। तो जब भी आधा ता देखो तो ये सोचने की कोशिश करोगे कि खरीचा तो नहीं है, इस वाले सूत्र से तो सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर ऐसे सूत्र सॉल्व होने वाला तो जरा से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जो दो तीन एक्सेप्शन टाइप से उदाहरण दिए हुए हैं उनको आपको याद कर लेना है। अब तत्सेवा के बारे में समझते हैं कि तत्सेवा कैसे बना। ये देखिए ऋषियों ने एक छोटे से उस चीज़ को समझाने के लिए सूत्र बनाया छुत्व संधि के नाम पर। इसका सूत्र बनाया सस छो अटी, जिसका मतलब है कि यदि पूर्व पद के अंत में सभी वर्गों के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके बाद में सा आए, जैसा कि इसमें हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ता आ रहा है पहला वर्ग और सा आ रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है। और सा के बाद स्वर आए तो स्वर भी आ रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर सा को छा आदेश हो जाता है। बस इतना सा ये नियम है जिसकी वजह से इस संधि में चा की जगह पे छा आदेश हो गया। देखिए कैसे, उसी को समझाया तत् और शिवा। यहाँ पर दा की जगह पे चा परिवर्तन हो गया खरीचा के सूत्र से, और शिवा जैसे कि तैसा था। फिर यहाँ पर तत् और शिवा में सा को छा का परिवर्तन हुआ षष्ठी सूत्र के हिसाब से, तो छा हो गया तत्सिवा। अगर आप छा का परिवर्तन नहीं करेंगे, सा भी रखेंगे तब भी ये सही रहेगा। ये दोनों ही रूप सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। बस कोई क्वेश्चन ना उठाए शास्त्र के ऊपर, इसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं कि आपने ऐसे कैसे बना दिया अपने मन से। नहीं, हमने इस सूत्र से बनाया, आपको नहीं लगाना सूत्र मत लगाओ, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी इतना ही सही है। ठीक है, इससे संबंधित जो तीन चार उदाहरण और हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वाक और शूरा में भी सेम यही कंडीशन है, पहला अक्षर आ रहा है उसके बाद सा आ रहा है। जगत और शांति में भी यही है, ता आ रहा और सा आ रहा, और पा, और यहाँ पर भी गोप और शूरा में भी पा पहला वर्ण वर्ग आ रहा है और सा आ रहा है। दोनों में छा कर देना है परिवर्तित करके, बस इतना सा फर्क है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो जो संधि में ये बैठ रहा है उस संधि में भी बनाएंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, तो एक छोटे से वर्ण के लिए एक छोटा जो उदाहरण था, एक उस वहाँ पे जो बैठ रहा था उसको समझाने के लिए। देखिए कितने सारे सूत्र लगते हैं, इसीलिए तो मैं इन सबको डिटेल में नहीं, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज जाओगे कि पहले ये वाला सूत्र लगा फिर ये वाला। तभी मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसका कंपेरिजन करती हूँ कि ये लगाया क्या परिवर्तन होके आया, ये लगाया क्या परिवर्तन होके आया, फिर ये लगाया फिर क्या परिवर्तन होके आया, फिर ये बन गया। इस तरीके से ये संस्कृत के सूत्र चलते हैं। तो इस वीडियो में चत्व संधि और छत्व संधि ये दो के जो सूत्र थे वो हमने देखे कि किस तरीके से एब्सेंशन को समझाया है वहाँ पर। इसमें आपको ध्यान रखना है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ आधा ता ज़्यादातर जगह पे देखिएगा अगर वहाँ बैठ रहा है तो वो, और नहीं तो कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ पे आने चाहिए इसका ध्यान रखना है। आप ना एक छोटे से कॉपी पर आप बना सकते हैं, ऐसे जसवंदी में ये वर्ण आने चाहिए, सत्व में ये, तो फटाफट से दिमाग में बैठता है। और नहीं बैठे यदि तो उसमें कुछ भी नहीं है, दो चार उदाहरण इसके लिखो, एक संधि के दो चार उदाहरण संधि के लिखो और फिर उनको बैठाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए तो आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि वर्ण बहुत ज़्यादा होते हैं व्यंजन में, तो इसीलिए थोड़े से उदाहरण भी ज़्यादा हैं और सूत्र भी हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की रहती है स्थिति। इसमें कोई बात नहीं है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, होता ही है, कन्फ्यूजन सबको होता है।
लेकिन हम समझ समझ के पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसलिए मैंने एक एक सूत्र का एक एक वीडियो बनाया, क्योंकि वो एक के साथ एक बना देंगे तो वो बहुत ही और कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या एक का, इसलिए एक में बना रहे। तो उसका उदाहरण इसमें आया तो इसलिए उसका साथ का जो सूत्र था वो भी इसमें मैंने बता दिया। इस तरीके से है। आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा ये वाला कि इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना और उसके एग्जांपल्स कैसे बनेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाती हूँ नेक्स्ट सूत्र को। थैंक यू वेरी मच।